हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक, जिसमें से आज हमारा चैप्टर है एक तिनका। इस पाठ में किस प्रकार से कविता में हम देखेंगे कभी हमें क्या सीख देना चाह रहे हैं। इसमें देखेंगे कठिन शब्दार्थों को, क्वेश्चन आंसर्स को। तो आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। हम आज का जो हमारा चैप्टर है एक कविता है। जैसे आप अपनी इंडेक्स खोलते हैं तो आपको किसी भी चैप्टर के आगे कहानी लिखा दिखता है, तो कभी कविता तो कभी कुछ। ये हमारा आज का काव्य है, यानी कि हिंदी साहित्य की विधा जो है कविता के रूप में इसे आज हम पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनको हिंदी साहित्य में हरिऔध के नाम से हम जानते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं लिखी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध 15 अप्रैल 1865 में इनका जन्म हुआ था। 16 मार्च 1947 को इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी के एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे और सम्मेलन द्वारा वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध काव्य लिखा है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास हरिऔध जी के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, जो खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह माना जाता है। इसका नाम पहले स्टार्टिंग में ब्रजांगना विलाप था, यानी कि ब्रज की अंगनाओं का विलाप, अर्थात जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़ के जाते हैं तो वहां की जो गोपियां हैं वो कृष्ण के लिए रोती हैं, वही है प्रिय प्रवास। उसी ग्रंथ के बारे में लिखा। तो खड़ी बोली का ये प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। जीके में भी पूछा जाता है हिंदी का क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्रिय प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला है। मंगला प्रसाद, जब इन्होंने ये ग्रंथ लिखा तो इनको इसी ग्रंथ पर, इसी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। हिंदी का ये खड़ी बोली का, हिंदी मतलब हिंदी में भी ना, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का बड़ा महाकाव्य, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है ये। और इस तरीके से हम इनके और भी रचनाओं के बारे में देखेंगे। कक्षा 7 में इनकी एक कविता है एक तिनका। कवि ने बहुत ही छोटी सी कविता में संक्षिप्त रूप में हमें इतनी अच्छी जीवन की सीख दी है, इसके बारे में हम आज जानेंगे और पूरे वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। आज की जो हमारी कविता है बहुत ही छोटी सी कविता है, जिसमें किस प्रकार से कवि कह रहे हैं। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। किस प्रकार से कवि कह रहे हैं यहाँ पर। ये कवि ने मैं शब्द जो है अपने लिए, मैं का अर्थ है हम सब, जो हम इस कविता को पढ़ रहे हैं, मैं मतलब मनुष्य के लिए। ठीक है, एक तरीके से उसने किया, लेकिन ये अपनी तरफ उसने इशारा करके बोला है। यानी कि कवि ज्यादातर प्रकृति को अपने लिए, कवि ना एकदम काल्पनिक होता है, कहीं पर भी कैसे भी कविता रच सकता है। एक बार कभी इस तरीके से मुडेर पे खड़ा है। मुडेर मतलब क्या होता है कि जो घर की छत की बालकनी होती है, छज्जा जिसे बोलते हो, तो बालकनी छज्जा मुडेर एक ही बात है। तो कभी कह रहा है मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, यानी कि जब बड़ी एटीट्यूड के साथ, घमंड के साथ हम 2 3 4 मंजिल के ऊपर खड़े हैं, तो नीचे चलने वाली गाड़ियां, लोग बहुत छोटे छोटे से लगते हैं, जैसे ना छोटे छोटे बच्चों की खिलौने की गाड़ियां जो रेंग रही होती है उस तरीके से। और अपने आप को उसने कद बहुत ऊंचा बना रखा। और अहंकार में जब इंसान खड़ा रहता है, घमंड में होता है पैसा पोजीशन, तो उसकी बॉडी में भी ऐंठ आ जाती है। उसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे किस तरीके से ये यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि मैं घमंडों में भर, यानी कि बॉडी में भी एक अकड़न जैसी हो जाती है कि बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर। इस तरीके कुछ लोग ना ऐसे टांगे हाथों को फैला के ऐसे चलते हैं जैसे पता नहीं क्या। कुछ लोग इस तरीके से घमंड में होते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। पैसे का घमंड, पोजीशन का घमंड, पावर का घमंड, है ना, इस तरीके के लोग भी होते हैं। तो कभी वही कह रहा है कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, यानी कि मुझे बहुत एटीट्यूड, अहंकार, घमंड से भरा हुआ था। एक दिन जब था मुडेर पर खड़ा, मुडेर यानी छज्जा। यहाँ पर मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, साथ साथ आप इसके मैंने दिए भी हुए नेक्स्ट स्लाइड में, तो आप उसको वहां पे स्क्रीनशॉट या फिर वीडियो को पॉज करके भी अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। अर्थ आप इसको ध्यान से सुनेंगे, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो कि एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, यानी कभी कह रहा है कि जब मैं एक दिन छत की बालकनी में खड़ा था, अर्थात छज्जे पर खड़ा था, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, कि बहुत दूर से अचानक से एक तिनका जो था वो मेरी आंख में आकर गिर गया। अब आपने देखा होगा कई बार हम जैसे छत पे खड़े रहते हैं या पर कहीं इस तरीके से खड़े, इतना हल्का तिनका होता है ना कि हमारी आंख में गिरता है और हमें दिखाई भी नहीं देता है। मतलब हम उसे आंख से अगर निकालेंगे भी ना, तो हाथ पे उंगली में देखते तो दिखाई भी नहीं देता, इतना छोटा तिनका भी। लेकिन जब हमारी आंख में पड़ता है ना, तो ऐसा लगता पता नहीं कितना बड़ा पत्थर डाल दिया है। या साइकिल चलाते वक्त, मोटरसाइकिल स्कूटी चलाते वक्त भी आंख में छोटा सा कीड़ा आया, या बहुत छोटा सा मिट्टी का कण, कोई तिनका जब आंख में गिरता तो कुछ नहीं समझता, उसमें कुछ सूझता ही, दिखता ही नहीं है। एकदम हालत खराब हो जाती है इंसान की, और ऐसा लगता है कि बस किस तरीके से ये आंख का जो तिनका है, जो कण गिर गया है, वो निकल जाए इस तरीके से। तो कभी कभी कुछ ऐसी हालत थी कि जब तिनका एक दिन उसकी अचानक आंख में गिरा उड़कर,
जो खड़ा था, तो एकदम से वो, यहाँ पर एक बार फिर से समझा देती हूँ कि मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अर्थात मैं घमंड से भरा हुआ, अहंकार से, एटीट्यूड से भरा हुआ जब मैं छत की मुडेर पर अर्थात छज्जे पर खड़ा था, तभी अचानक एक दिन मेरी आंख में कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आकर गिर गया। इस प्रकार कवि ने इस पंक्ति को बताया है। आगे देखते हैं। ये इसमें हमने जो आपके लिए कठिन शब्दार्थ, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, खड़ी बोली में लिखा हुआ है तो आसानी से समझ में आ रहा है। फिर भी जैसे ऐठा मतलब अकड़ा हुआ, मुडेरे मतलब छत का किनारा, जैसे हम बालकनी बोलते हैं, तिनका मतलब सूखी घास का कोई छोटा सा टुकड़ा। क्योंकि खड़ी बोली की कविता है तो आसानी से समझ में आ रही है, कोई बहुत ज्यादा कठिन शब्द है नहीं, फिर भी आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है कि कोई कठिन शब्द तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं, मैं आप उसका आंसर आपको। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कवि ने। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, जैसे ही तिनका आंख में पड़ता है। और मुझे लगता है कि हम चाहे भी छोटे हैं, बच्चे हैं, आप 7th क्लास में हैं, आप देखेंगे किसी न किसी, इतनी 7th क्लास की एज में भी हमने कई बार अपनी आंख में तिनके को गिरता हुआ जो महसूस किया है, वो स्थिति, वो परिस्थिति हम सबको ही हो सकता है, हम सब फील कर रहे हैं उस समय कि जब आंख में तिनका या छोटा सा कोई कण पड़ता है तो क्या हालत हमारी हो जाती है। तो कभी वही कह रहा है कि जब उसकी आंख में तिनका पड़ा तो एकदम जो ऐंठ से भरा हुआ था, आपने देखा तभी उसकी हाथ फुला के वो ऐसे खड़ा हुआ था, तो एकदम झिझक गया, वो सिकुड़ गया, एकदम घबरा गया, बेचैन होने लगा, और उसकी आंख भी एकदम लाल होकर दुखने लगी। हम सब अपना अपना फील कर रहे होंगे। आपको देखा होगा आपने कभी, जब आंख में छोटा सा भी जरा सा लग जाए, कुछ कपड़ा भी लग जाए, कुछ तिनका लग जाए, पड़ जाए कुछ भी, तुरंत हमारी आंख लाल हो जाती है, और लाल होने के साथ साथ दुखने भी लगती है। और हम तरह तरह से, कोई उसमें पानी की बोलते पानी से छींटे लगाओ, कोई बोलता हाथ मलो, कुछ उंगली से कुछ खोल के कोई देखता है, कोई दूसरा, मतलब उस समय हमें ऐसे लगता किसी भी तरीके से ये आपका जो तिनका है वो निकल जाए। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। अब यहाँ पर ये जो मूठ शब्द है, इसका क्या मतलब है? मूठ का मतलब है कपड़े का गोल गोल, जैसे आप देखना पोटली जैसी बना लेते हैं, और मुंह से फूंक मार के आंख पर लगाना। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कपड़े से जो हम गोल गोल पोटली जैसी बना लेते हैं, और मुख से निकली हुई जो हमारी एक तरीके से जो अंदर से गर्म हवा निकलती है, वो गर्म होती है, और आंख बहुत नाजुक होती है, इसलिए वो उतनी ही गर्माहट महसूस कर सकती है, मतलब फील कर पाएगी उसको। ऐसा नहीं कि हम गर्म कुछ कपड़ा अलग से करेंगे, बोतल गर्म करके लगाए, क्योंकि आंख बहुत नाजुक होती है, वो केवल इतना ही सहन कर सकती है। तो गर्म जब हम उसको सिकाई करते हैं आंख पर, तो चोट में क्या मिलती है? राहत मिलती है। अर्थात जो तिनके से घाव हो गया है या चोट लग गई है आंख में, तुरंत लाल हो जाती है, तो हमें काफी रिलीफ मिलता है उसमें। तो आंख बहुत ही नाजुक होती है, हम सबको पता है। तो बस जो मुंह से फूंक मारते हैं ना कपड़े से, तो वो उतने से रिलीफ मिल जाता है आंख में। बस यही है कि तिनका से जो अंदर घाव, हम लोग अक्सर आंख को अपनी रगड़ देते हैं, तो ऐसा भी करते हैं, तो वही इसीलिए। तो कभी कह रहा है कि कोई कपड़े की मूठ देने लगा, कोई कहता पानी से छींटे लगाओ, कोई आपकी आंख खोल के उसमें से तिनका निकालने की कोशिश करेगा। खुद हम अपनी तरह तरह से आंख को रगड़ेंगे, कभी कुछ मलने लगते हैं, कभी कुछ, मतलब तरह तरह के उपाय करते हैं, किसी तरीके से तिनका जो है बाहर निकल जाए। और उस समय जब तिनका आंख में है, हम तरह तरह के उपाय कर रहे हैं उस तिनके को निकालने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि वो जो ऐंठ है, जो अकड़न है बॉडी की, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, तुरंत बॉडी ढीली पड़ जाती है, एकदम हम ऐसे हो जाते हैं कि बस कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सूझ रहा है, हमारी तो बस आंख से तिनका निकलना चाहिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, इससे मेरी आवाज भी कुछ ठीक नहीं आ रही है, पर फिर भी आपके एग्जाम है PT2 के, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये प्रोवाइड करा दूं मैं। आप एक बार इसको देखेंगे, इसके सारे क्वेश्चन आंसर बहुत इजीली से आप कर पाएंगे। इसकी भाषा के बाद सब कुछ कंप्लीटली मैं इसमें करा दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्या बताया गया कि जैसे ही मेरी आंख में तिनका पड़ा, मैं झिझक गया, बेचैन होने लगा, और मेरी आंख भी दुखने लगी। लोग तरह तरह से उपाय करने लगे, कोई मुठ देने लगा कपड़े की, यानी कि कपड़े से छोटी सी पोटली बनाकर उससे मुंह से फूंक मारकर उसमें सिकाई करने लगे। और मेरी ऐंठ जो थी दबे पांव, यानी कि जो बॉडी में अकड़न घमंड था वो गायब है उस समय, कुछ नहीं सूझ रहा है, केवल बस इतना पता चल रहा है किसी तरीके से आंख से तिनका बाहर निकल जाए। और क्या ऐसी स्थिति कई बार होती भी, हम सबने फेस किया होगा। ये है इसके कठिन शब्द इस वाले पैराग्राफ में, ज्यादा कुछ मैंने पहले बता दिया। खड़ी बोली के शब्द है तो इजिली हमको समझ में आ रहे हैं। बेचैन मतलब परेशान होना, दुखना मतलब दर्द होना, और मूठ मतलब मोड़ कर गोल किया हुआ कपड़ा, जो मैंने आपको बताया था अक्सर मम्मियां करती हैं, अपने साड़ी के पल्लू को गोल गोल करके बच्चे की आंख को फूंक मारना इस तरीके से, तो ये वही है मूठ। लास्ट हमारे इसमें ये जो छोटा सा पैरा, इसमें क्या है? जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। है ना? कवि ने इतना अच्छा लिखा है,
बहुत ही कम शब्दों में, छोटी सी कविता में इतनी बड़ी सीख हमें कवि ने दी है कि जब किसी ढब से निकल तिनका गया। यहाँ ढब का अर्थ है तरीका, उपाय, है ना कोई हमने जो इतने सारे प्रयास किए थे, पिछली स्लाइड में देखा था कि हमने कपड़े की मूठ थी हाथ से निकालने की कोशिश की, है ना, अलग अलग तरीके से। तो ढब मतलब कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई तरीका जिससे वो तिनका निकल जाता है। और हम अक्सर ऐसा करते हैं, 2 से 4 मिनट में वो तिनका कुछ ही मिनट सेकंडों में निकल जाता है। हम हाथ से रगड़ेंगे, दूसरे हमारी आंख को खोल के देखेंगे, पानी के छींटे लगाएंगे और 5-10 मिनट तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, ये हालत हो जाती है। वो 1-2 मिनट में किसी तरीके से हम उसे निकाल ही लेते, निकल ही जाता है और उतनी देर में हमारी हालत खराब हो जाती है। 1-2 मिनट के टाइम पीरियड में ही ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कुछ भी समझ नहीं आता, बस ये लगता है कि बस आंख से तिनका निकलना चाहिए और हम तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। तो जो उपाय, ढब का अर्थ क्या है, उपाय, तरीका, उससे हमारी आंख का तिनका वो निकल गया। आखिरकार कभी कह रहा है हमने प्रयास किया और किसी न किसी उपाय से वो तिनका निकल गया। अब कह रहा है लास्ट लाइन में इसमें, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर बैठी जो बुद्धि, समझ है, बुद्धि के लिए बोला जा रहा है, समझ मतलब बुद्धि, कि हमारी बुद्धि ने ही मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, क्यों इतना ऐंठ रहा है, मतलब मनुष्य के लिए, मानव के लिए, कि मनुष्य इतना अहंकारी घमंडी हो जाता है, जरा सा उसके पास पैसा, पोजीशन, पावर आता है, इतना अहंकार कि दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है। उसके पास 4 पहिए की गाड़ी है तो साइकिल वाले को कुछ नहीं समझेगा, उसके पास 10 मंजिल मकान है तो सिंगल जिसके पास 1 मंजिल मकान है या फिर जो झोपड़ी में रह रहा है उसको तो इंसान ही नहीं समझता। अक्सर ऐसे हमारे समाज में लोग देखे जाते हैं, सब नहीं है पर कुछ लोग ऐसे देखे जा सकते हैं जो बाकियों को कुछ नहीं समझते। और सोचो आप, जब इंसानों को नहीं समझ रहे हैं तो बाकी जो पृथ्वी पर भगवान ने छोटी बड़ी चीजें बनाई है उनका मूल्य उन्हें कैसे समझ में आएगा। कहावत भी है कि एक सुई जिसमें हल चलाते हैं ना, उस हल से सैकड़ों हजारों सुइयां बनाई जा सकती, लेकिन जब सुई का काम है तो वहां हल जो है काम नहीं आ सकता। एक छोटी सी चींटी जिसमें आप देख रहे हो कि विशाल हाथी की जान ले सकती, एक हाथी में लाखों करोड़ों चींटियां बनाई जा सकती है, इतना विशाल हाथी होता है। लेकिन एक छोटी सी चींटी, अगर हाथी घमंड करे कि मेरे पास तो इतना बल है ना, चींटी की क्या औकात है, तो वो एक छोटी सी चींटी उस विशाल हाथी की भी जान ले सकती है। अर्थात भगवान ने इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु वस्तुएं बनाई, हर एक चीज की अपनी महत्व है, अपना महत्व है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। हमें किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। छोटी चीज है तो उसका अपनी जगह महत्व है, कोई बड़ी वस्तु है या बड़ा व्यक्ति है तो उसका अपना महत्व है। जैसे तिनके को यहाँ कभी ने लिया कि सबसे तुच्छ जो है तिनके को माना गया है, उस तिनके के लिए बोला गया कि अब इसको सबसे कमजोर समझते हो जो हमारे पैरों तले आ जाता है। इसमें आपने पीछे एक कविता पढ़ी थी, रहीम के, सॉरी, दोहे में पढ़ा था कि वो जो पैरों तले जब हो, पैरों के नीचे हमारे जो तिनका आ जाता है, तो रहीमदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि वही तिनका जब हमारी आंख में पड़ता है तो खरी दुहेली हुए, मतलब हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, बहुत दर्द दे देता है। तो यहाँ पर वही है कि जो हमारे पैरों के नीचे तिनका होता है, वही तिनका जब हमारी आंख में पड़ता है तो हमारी क्या हालत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि एक तिनका है बहुत तेरे लिए, कि इतना तुझे घमंड है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो कुछ नहीं है मानव, तू अपने आप में कुछ भी नहीं है, इतना घमंड किस बात का कर रहा है। एक तो तिनका ही तेरे लिए काफी, छोटा सा तिनका जो अपने आप में इतना छोटा है ना कि हमें ठीक से देखने में भी नहीं आ रहा, वो तिनका तेरे लिए काफी है। अभी थोड़ी देर पहले जब आंख में पड़ा था तो क्या हालत हो गई थी, तो किस बात का घमंड है। अर्थात कवि हमें इस छोटी सी कविता में बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कवि, कि मनुष्य को कभी अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने बल पर, अपने पैसे पर, अपनी पोजीशन, पावर पर घमंड नहीं करना है। साथ ही साथ जो भी पृथ्वी पर है, छोटी या बड़ी वस्तु, हर एक चीज का अपना महत्व है। हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को अपमानित करना चाहिए, यानी कि हर व्यक्ति का महत्व है। भगवान ने हर एक चीज बड़ी ही परफेक्टली तरीके से बनाई है, सबका अपना महत्व है। हमें हमारी जगह समझ में आनी चाहिए कि हम भी कुछ नहीं है, सबको मरना है, सबकी अपनी अपनी जगह महत्व है। तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी इंसान बहुत दिनों तक नहीं लोगों को मतलब अपनी जगह बना सकता है, और घमंडी इंसान को कोई याद नहीं करता है। लेकिन आप देखेंगे जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनको मरने के बाद भी लोग याद रखते हैं। इंसान की जिंदगी का आप सब, हम सब देख रहे हैं अभी कोरोना के समय, कुछ जिंदगी का भरोसा नहीं, आज है तो कल नहीं। अर्थात हमें बिल्कुल भी घमंड नहीं करना है, हमेशा ऊपर वाले को थैंक यू बोलना है, उनका शुक्रिया अदा करना है कि प्रभु आज जो कुछ भी है हम आपकी वजह से, हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो समझ ने ताने दिए कि मनुष्य तू कुछ नहीं है अपने आप में, सबकी कद्र करना सीख, जो भी तेरे सामने है सबका अपना महत्व है। बस ये हमारी कविता का आज का इतना इंपॉर्टेंट लेसन है जिसको आज हम सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और ये सच्चाई है इस बात में कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। कोई भी इंसान कुछ लेकर यहाँ से नहीं जाता है, कुछ जाएगा तो लोगों की दुआएं, लोगों के साथ किया हुआ अच्छा कर्म, गाड़ी, मकान, पैसा कुछ नहीं लेकर जाएगा वो।
तो सिंपल सी बात है, हमें लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है और परोपकारी बनना है, घमंड नहीं करना। घमंडी व्यक्ति को कोई याद नहीं करता है। तो ये आज हमारी कविता है। इसके भी ज्यादा कुछ नहीं थे, बस ढब मतलब उपाय, दबे पांव मतलब चुपचाप से भाग जाना, एक तरीके का मुहावरा है। दबे पांव भागना मतलब चुपके से निकल जाना, ये है। और इसके हमने आगे आपके लिए क्वेश्चन आंसर दिए हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी है इस लेसन को आज जीवन में उतारने का। क्वेश्चन आंसर से ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें इस सीख को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, तभी पढ़ाई का असली मतलब है। और आज का ये जो चैप्टर आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा आपको, इस अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें और जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैम हमें इसमें ये चीज अच्छी लगी। थैंक यू।